नमस्कार, मैं जेपी सिंह राष्ट्रीय बाल विकास से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बेहतरीन कार्टून कलाकार से आपको रूबरू कराएंगे। ये जो कार्टून बनाते हैं ये हमारे अखबार के प्रथम पेज पे इनका कार्टून जाता है और इनसे आज हम आपकी फेस टू फेस बात कराएंगे कि इनका कार्टून बनाने में कैसे और कब दिलचस्पी आई और किस समय से इन्होंने इस काम को शुरू किया, कैसे शुरू किया, इस विषय में आज हम आपको इनसे बात कराएंगे। फिलहाल मैं इनका परिचय बता दूं कि इन्होंने कई नामी पब्लिकेशन जैसे दिल्ली प्रेस की कई किताबें हैं, जैसे आपके राज कॉमिक्स में, और इन्होंने जो भी है आउटलुक मनी मैगजीन में भी इनके कार्टून छपते रहे हैं और कई नामी पब्लिकेशन के साथ इन्होंने काम किया है। तो सीधे आपसे हम मोहन जी से ही सीधी बात कराते हैं। मोहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बताएं मोहन जी, किस तरीके से आपने इस क्षेत्र में कदम रखा? जी, एक दिन मेरी बड़ी बहन ने, मैं शायद 10 या 12 साल का रहा होऊंगा, बड़ी बहन से मैंने कहा कि मुझे ड्राइंग करनी है। तो घर में कुछ ढूंढा गया तो मेरी बहन और मैं पड़ोस में गए और वहाँ से ग्रीटिंग कार्ड लिया जिस पे गणेश जी की फोटो एक चित्र छपा हुआ था। तो वो चित्र ला के मैंने उसकी नकल की और मैं बड़ा उछल के खुश हो गया कि मैंने उसकी नकल अच्छी कर ली है। उसके बाद मुझे, या आप कह सकते हैं कि कुछ भी एक खुजली सी हो गई कि मुझे ड्राइंग करनी है। फिर मैं ड्राइंग करने लग गया। तो फिर हम 10वीं क्लास में जब आए तो पढ़ने में मेरा कुछ खास वो था नहीं, तो मैं 10वीं में फेल हो गया था। तो ये दरअसल 84 या 85 रहा होगा। तब मेरे पिताजी कहीं से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक दुकान के बाहर उन्होंने कुछ पेंटिंग बड़ी बड़ी बनी हुई रखी देखी। तो उन्होंने जाके उनसे बात की कि मेरा लड़का भी ड्राइंग में थोड़ी रुचि रखता है, तो अगर आप कहें तो उसको मैं भेज देता हूँ। तो मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे मेरी पेंटिंग की शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। बेसिक पेंटिंग वहाँ से आपकी शुरू हुई। माने आपने कोई कॉलेज या कोई चीज अटेंड नहीं की? नहीं। तो वहाँ से जब मेरी शुरुआत एक हो गई तो मुझे परिचय हुआ कि ऑयल पेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, और वहाँ पर ये साइन बोर्ड पेंटर का काम भी होता था। तो कैलीग्राफी से भी मेरा फिर परिचय वहाँ पर हुआ। तो कुछ साल वहाँ पे काम करने के बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि तेरी ड्राइंग में रुचि है। उन दिनों कॉमिक्स का जो काम था वो एक दौर था कॉमिक्स का। बहुत से लोग कॉमिक्स बना रहे थे, बहुत से पब्लिकेशन, और वो एक बूम आया हुआ था कॉमिक्स का उस समय। तो मुझे किसी ने बताया कि तुम भी इसी लाइन में ट्राई करो। तो इस प्रकार फिर मैं उस लाइन में, मैंने एक दो जब विज्ञापन देखे कि उनको आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो मैं फिर एक विज्ञापन के जवाब में मैं राजू गार्डन पहुंचा। उन दिनों की बात है कि डायरेक्ट बस कोई नहीं थी शादरा की तरफ से। तो मैं पहले सेंट्रल सेक्रेटरीट जाता था, वहाँ से बस पकड़ के मैं वहाँ पे जाता था आगे। तो वहाँ पर मैंने कुछ कॉमिक्स के कुछ गुर सीखे वहाँ पे ड्राइंग करने के। तो मुझे काफ़ी दूर पड़ता था वहाँ पे। फिर मैंने 1-2 महीने काम करने के बाद वहाँ से काम छोड़ दिया। फिर यमुना विहार में पड़ोस में हमारे एक कंपनी थी, तो मैंने वहाँ पर फिर ज्वाइन किया। तो फिर वहाँ पर राज कॉमिक्स के लिए हमने कुछ कॉमिक्स के लिए काम किया। तो इस प्रकार मैं इस लाइन में आ गया था। उस समय तो, जिस समय आपने काम चालू किया उस समय तो इंटरनेट का कोई जमाना नहीं था, तो आपको बड़ी तकलीफें आई होंगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गूगल नाम की चीज़ उस वक्त नहीं आई थी। तो हम लोग क्या करते थे कि जो पुरानी किताबें बनी हुई थी उसमें से हम रेफरेंस ढूंढ कर, और एक ह्यूमन एनाटॉमी होती है कि मतलब कि मनुष्य के शरीर का कितना वो होना चाहिए, तो वो हम उसको एंगल, माने किस एंगल में मनुष्य का शरीर बनता क्या है, एक्सप्रेशन, क्या उसका नाप तोल होनी चाहिए, वो चीज़ें देखने के लिए हम पुरानी किताबों का इस्तेमाल किया करते थे। उनके रेफरेंस के तौर पर हम यूज़ करते थे। फिर उसके बाद कॉमिक्स की लाइन में कुछ लोगों ने इसमें कुछ, जैसे कि लव
कॉमिक्स डाल दिए और कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, मुझे लग रहा है कि उसमें कहानियों का कुछ टोटा पड़ गया शायद, क्योंकि उसमें कहानियों का लेवल काफ़ी गिर गया। अच्छा, माने कि स्तर स्तर कॉमिक्स का स्तर बहुत ही घटिया हो गया, घटिया और डाउन हो गया। तो इस प्रकार वो कॉमिक्स का जो दौर था ना, वो खत्म हो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो फिर हम चिल्ड्रन बुक में आ गए। चिल्ड्रन बुक के लिए हम किताबों के लिए कुछ पब्लिकेशन थे, हम उनके लिए काम करने लग गए। तो वो भी एक तरह का थोड़ा सा अलग, वो कार्टून उसमें ज़्यादा होते थे और कॉमिक्स के अंदर थोड़ा रियलिस्टिक हम काम करते थे। तो इस प्रकार फिर हम इसी लाइन में आ गए। तब से हम चिल्ड्रन बुक में और कार्टून कॉमिक्स इसी तरह का हम काम, जो भी काम मिल जाता है वो हम कर रहे हैं इस वक्त। मोहन जी, उस समय रियलिस्टिक में काम होता था जी। लेकिन आप प्रेजेंट में देख रहे हैं कि रियलिस्टिक कोई चीज़ ही नहीं रही। रियलिस्टिक कोई चीज़ नहीं रही है, मगर एक बात है कि जैसे कि कार्टून में हमें एक ही बेनिफिट मिलता है कि हम अपने एक्सप्रेशन को हम ज़्यादा वाइड तरीके से हम लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने जैसे डिज्नीलैंड के कार्टून देखे होंगे, उसमें एक्सप्रेशन को और बॉडी लैंग्वेज को कितने अच्छे तरीके से पेश किया जाता है कि देखने वाले के दिमाग में एकदम से वो चीज़ें उभर के आ जाती हैं। तो मुझे लगता है रियलिस्टिक काम तो बहुत अच्छा है, मगर उसको समझने के लिए थोड़े दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो आदमी पूरी बारीकी से उसको देखेगा वो उसको समझ पाएगा। परंतु कार्टून में एक बच्चा भी उसके एक्सप्रेशन देख के हंसने लग जाता है, क्योंकि बड़े वाइड तरीके से उसको वो शो किया जाता है उसके अंदर। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कार्टून में ही प्यार है, वो और कोई तरीके का चैनल देखना नहीं पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर कार्टून का ही चैनल पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक सोनल मानसिंह बहुत बड़ी हमारे देश की वो है। तो एक बार मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि वो भी डिज्नी के कार्टून बड़े पसंद करती हैं, क्योंकि जब वो नृत्य करती हैं तो उनके अंदर उनको अपना एक्सप्रेशन बड़े वाइड तरीके से दिखाने पड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं कार्टून देख करके उन एक्सप्रेशन को देख के मैं बड़ा आनंद लेती हूँ, और मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एक्सप्रेशन को किस तरह से इसको प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो देखने वाले को बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं कार्टून में। इसीलिए कार्टून का दौर सबसे ज़्यादा है। जी जी जी। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो भी कार्टून बनाने वाले हैं वो कुछ ही बहुत बड़ी बातों को कुछ ही चित्र में बता देते हैं। जी सही बात है, बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश के बहुत बड़े जो कार्टूनिस्ट थे NK नारायण, आर के लक्ष्मण, उन्होंने एक बार एक कार्टून बनाया था। वो अपने सचिन तेंदुलकर के ऊपर था कि सचिन तेंदुलकर को एक विदेश से एक महंगी कार दी गई थी, तो उसको टैक्स भारत सरकार ने माफ़ कर दिया था। तो इस पर आर के लक्ष्मण जी ने कार्टून बनाया था कि एक बच्चा ये कह रहा है कि मैं बड़ा होकर क्रिकेट का खिलाड़ी बनूंगा, जिससे मुझे कार के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उस जरा से कार्टून से इतना हंगामा हुआ था कि सचिन तेंदुलकर को अपना टैक्स भरना पड़ा था। तो एक जरा से कार्टून से मतलब कि समाज के अंदर इतनी चेतना आ सकती है। तो आप देखिए कार्टूनिस्ट के कंधों पर कितना बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, सामाजिक जिम्मेदारी होती है। वो अपनी कला से कितनी बड़ी बड़ी बातों को एक जरा सी लाइन में ही एकदम से लोगों के दिमाग में डाल सकता है। तो जिस तरीके से आपने इस बार हमारे संस्करण में कार्टून छापा है, तो उसके विषय में आप बच्चों को बताएं कि उसके द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए कि जैसे कि कार्टूनिस्ट जो होता है वो समसामयिक विषयों पे ज़्यादातर बनाने की कोशिश करता है। तो आजकल कोरोना के दौर में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और बच्चों को प्रमोटेड पास कर दिया गया है। तो इसमें कुछ बच्चे तो होशियार हैं, कुछ बच्चे जो है वो पास होने लायक नहीं है, यानी कि थोड़े से वो बच्चे अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का जो टैलेंट है वो हर बच्चे के अंदर होता है। तो ये जरूरी नहीं कि हम उसकी पढ़ाई से हम आके, मगर हमारे जो समाज का एक ढांचा है कि बच्चा पढ़ रहा है तो वो पास हो जाता है, नहीं पढ़ रहा वो फेल हो जाता है। तो इस पे हमने कार्टून बनाया कि एक बच्चा जो पढ़ाई करके आया वो बोल रहा है कि भाई मैंने पढ़ाई की, मैं पास हो गया, और एक बच्चा जो मस्त है वो मोबाइल पे गेम खेल रहा है
वो बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी पास हो गया। कितनी बड़ी बात है, माने दोनों ही खुश हो गए। दोनों खुश हो गए। तो अब कोरोना के दौर में आप इसको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे की जान बचाना जो है वो बड़ी बात है। अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उसमें खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारी सरकार ने बता रखा है कि विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है कि बच्चों को अगर घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दौर ऐसा है। इसी तरह से चीज़ें चलती हैं, क्या किया जा सकता है। तो आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई शौक अपने अंदर पैदा करते हैं तो वो शौक कुछ इस तरह का होना चाहिए जिससे कि खुद का और समाज का और परिवार का भला हो। देखिए, एक माचिस की तीली और एक पेंसिल, ये दोनों ही एक पेड़ में से निकलती हैं, और माचिस की तीली पूरे जंगल को जला के खाक कर देती है, और उसी पेड़ से निकली पेंसिल से आप बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी दुनिया में नक्शे बना के और समाज के बढ़ाने में माने पेंसिल ही पढ़ने का पहला स्टेप है। पेंसिल तो कार्टूनिस्ट के लिए पहला औजार है, और दुनिया भर में पेंसिल को एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो कार्टूनिस्ट के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो पेंसिल से आप कुछ भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप उससे माचिस की तीली बना के पूरे समाज को जंगल को जैसे हम जला देते हैं, उस तरह से एक विनाशकारी चीज हम कर सकते हैं। तो ये हमारी चुनने की क्षमता होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ हम चुनते हैं जो हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए जो आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी हर बच्चे के अंदर अपना एक तरह का टैलेंट होता है। ज़रूरत इस बात की है कि उस टैलेंट को वो चुने और उसको लगे कि मुझे इस लाइन में आगे जाना, तो उसी लाइन में वो आगे बढ़े। एक ना एक दिन वो सफल जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा आपको कहना है। बहुत बढ़िया। तो ये थे मोहन शर्मा जी। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये आर्ट बना के सिखाएं कि किस तरीके से आप आर्ट को बना सकते हैं आसानी से, जो ना घबराएं। कई बच्चे हैं जो बेचारे आर्ट में घबराते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ना घबराएं। अगली बार हम इनसे ये जानेंगे किस तरीके से ये आर्ट आसानी से बनाई जाती है, इस विषय में हम बात करेंगे। नमस्कार।